हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेन एकेडमी ऑफ मीडिया। मैं हूं काजल वर्मा। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के क्वालिफाइड जेआरएफ क्वालिफाइड एस्पायरेंट्स का जो सक्सेस स्टोरी है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो कुछ सिलेक्टेड स्टोरीज में से आज जो एक स्टोरी हमारे साथ है वो है निशांत उपाध्याय जी की, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से। निशांत जी, सबसे पहले आपको बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वार्मेस्ट वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। थैंक यू मैम, और स्पेशल थैंक्स आप कहिएगा सर को भी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है इस अटेम्प्ट में जो मैंने पास किया है। तो मैं पहले तो यही कहूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली अभी मौका मिल नहीं पाया ठीक है सर को थैंक्स बोलने का। सर ने कॉल किया था बट मैं उस समय मेट्रो में था। बट अभी मैं इस माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से जो हमारी क्लासेस जो हम बात कर रहे हैं उसके माध्यम से आप सर को मेरी तरफ से बहुत ही थैंक यू, एक बड़ा वाला थैंक यू बोल दीजिएगा। जी बिल्कुल, आपका संदेश वैसे भी सर तक इस वीडियो के थ्रू पहुंच चुका है। पर जी। अब अगर मैं अपनी कन्वर्सेशन आपसे स्टार्ट करूं, मुझे सबसे पहले और सभी लर्नर्स को सबसे पहले ये जानना है कि हर इंसान डिफरेंट है, सबके रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेज डिफरेंट है। तो जिस टाइम आपको पता लगा कि आप फाइनली जेआरएफ क्वालिफाई हो चुके हैं, आप अपनी फीलिंग्स को, अपने उस क्वालिटेटिव फिनोमिना को थोड़ा एक्सप्रेस करिए प्लीज। जी, एक्चुअली क्या हुआ कि पहले प्रोविजनल आंसर की आई। तो उसमें कुछ जो मार्क्स मेरे आए थे, एक्चुअली मेरा टोटल मार्क्स 196 है। लेकिन जो प्रोविजनल आंसर की थी उसमें मेरा 188 था उस वक्त। तो जो पिछली बार का कट ऑफ गया था 192 गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एक्चुअली। तो क्योंकि मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैंने भरा था, तो मुझे लगा था कि क्या होगा, शायद हो सकता है एक दो नंबर से मेरा जेआरएफ रह जाए, क्योंकि लेकिन जो सर का जो वीडियो एक आया था उसमें उन्होंने बोला था कि कट ऑफ इस बार नीचे जाएगी। तो मुझे ये तो था कि हो सकता है एक दो नंबर से नीचे जाए, पर प्रोविजनल आंसर किया, क्या पता फाइनल आंसर किया है तो उसमें हो सकता है मेरे उल्टे मार्क्स कम हो जाए। हालांकि कुछ क्वेश्चन मैंने भी देखे थे कि दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे, चैलेंज भी मैंने किया था उसमें। तो फिर आया कि डेट आई कि 10 को आएगा रिजल्ट। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 10 को आएगा, देखते हैं। तो 10 को पहले फिर पता चला 10 को भी नहीं आएगा और 17 को आएगा। फिर मैंने कहा ठीक है भाई, 17 को कब करते हैं। 17 को भी नहीं आएगा। दूसरे दिन आएगा। तो अब ऐसा हुआ, अब मन में थोड़ा बहुत झुंझुनाहट आने लगी कि यार यार क्या ही जब चल रहा है। तो फिर फाइनली 18th को, अब मैंने वो मतलब वो जो एक था ना, जो 10th को और 17th को मन में था कि अब रिजल्ट आना है, रिजल्ट आना, वो 18th को एक्चुअली कम हो गया था। ठीक है, आज जब आएगा आप देखेंगे, पता नहीं एनटीए कब निकालेगा। तो वो क्या हुआ कि मैं 18th की रात को मैं 11-12 बजे तक मैंने वेट किया। मैंने कहा अब नहीं आई तो अब हो सकता है अब अगले दिन आएगी। मैं सो गया सुबह सुबह, क्योंकि मैं उसमें गाँव गया हुआ था। मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ, पर मैं गाँव गया हुआ था पेपर देखे, क्योंकि मैं गाँव पिछले पेपर जब मैंने स्टार्ट किया तो पिछले 5-6 महीने से मैं गाँव नहीं गया हुआ था। तो मैं गया हुआ था गाँव। तो अब मैं सुबह सुबह सो के उठा, क्योंकि गाँव में हम जल्दी उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, करीब 5:30 बजे। तो मैं उठा तो टेलीग्राम पे वो आया हुआ था नोटिफिकेशन, सर का ही, उन लोग का सर ग्रुप में आया था कि भाई रिजल्ट आ गया, तो अपना अपना देख लो। फिर मैंने वो खोला, मतलब तो वो मैंने सबसे पहले मैं नीचे ही स्क्रॉल किया, नंबर वंबर कुछ नहीं देखे मैंने, पहले सीधे मैं नीचे गया। तो वहां लिखा था हाँ, जेआरएफ भी हो गया, नेट भी हो गया। तो मतलब ये था कि मतलब एक्चुअली क्या था कि मेरा बहुत ज्यादा उस तरह का रिएक्शन नहीं था कि मतलब मैं, क्योंकि मैंने अपने माइंड को इस तरह से भी तैयार कर रखा था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था। सच कहूं तो कोई भी नहीं सोचता कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। और ऊपर से मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, जैसे आप लगातार पढ़ते आते हो तो ऐसा होता है कि भाई आप पढ़ रहे हो सब कुछ, लेकिन मैंने क्या है, जीरो से मैंने पढ़ाई शुरू की। तो मैंने ये दिमाग में बना रखा था कि ठीक है, हो सकता है इस बार नेट हो जाए, जेआरएफ ना हो, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। तो हो गया जेआरएफ। तो मतलब मिक्स रिएक्शन था, हाँ, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं था। तो फिर मैंने पहले मम्मी को बताया और हम पापा को बताया। तो मम्मी का थोड़ा था रिएक्शन, उन्होंने दिया, खुश थी। पापा का ऐसा था कि जनरली क्या होता है हम लोग के गांव में और मिडिल क्लास फैमिली में, पापा जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं देते, खुश अंदर से हो जाएंगे, वो रिएक्शन नहीं देंगे। जब तक रिजल्ट मेरा नहीं आया था वो मुझसे रोज पूछते थे, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया। मैं कहा था नहीं आया, नहीं आया। मैंने उन्हें बताया हो गया, अच्छा हो गया, ठीक। तो मतलब पापा ने अंदर से तो बहुत खुश हुए होंगे, उन्होंने खैर उतना रिएक्शन नहीं दिया। तो ठीक था, मतलब एक मिक्स रिएक्शन था। हाँ चलो हो गया, मन थोड़ा शांत हो गया। अब आगे का सोचने लगे अगले ही दिन से, अब भाई क्या रिसर्च करना है, क्या टॉपिक सोचना है। तो मैंने कहा टेंशन खत्म नहीं होनी, चाहे जेआरएफ भी हो जाए। ये लाइफ का सर्कल ही ऐसा है, पहले हमारा टारगेट जेआरएफ रहता है, बस वो हासिल हो जाए किसी भी तरह। जिस दिन जेआरएफ आ जाता है तब लगता है कि थोड़े दिन तो सेलिब्रेशन टाइम है, अब आगे की तैयारी। तब लगता जी है कि बिल्कुल। गोल तो सिर्फ जेआरएफ नहीं था इसका मतलब। उसके बाद ही शुरू हुआ, अभी तो ऐसा लग रहा है शुरू हुआ है। पर मुझे मुझे खुद बहुत आपका जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई एम श्योर हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं, स्पेशली हमारे लर्नर्स, रिलेट करने वाले हैं, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, जैसे मैंने बताया, रिएक्शन और रिस्पॉन्स। तो
वो इमेजिन कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे कि अच्छा उनकी फैमिली में भी ऐसी कंडीशन है तो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल। लेकिन आपने एक बात बताई कि आपका लर्निंग का बैकग्राउंड जो है वो काफी गैप का रहा, आपने जीरो से जी। शुरू किया और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ भी है। तो आपको ये आइडिया, मतलब एक होता है ना कि वो पिंच करता है माइंड में कि हाँ मुझे अपीयर करना है इस एग्जाम के लिए, तो आपको वो आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली मैम देखिए कि जैसे मैंने जो मास कॉम मैंने स्टार्ट, जब मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है मैंने बीए अपना बनारस से ही किया हुआ है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से एक्चुअली। तो उस वक्त मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मास कॉम करना है या क्या करना है। तो ग्रेजुएशन में रहते हुए मैं करीब जब थर्ड ईयर में करीब गया तो मुझे थोड़ा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट आने लगा। मैं चीजों ने और वो स्पेशली नेचर फोटोग्राफी में, तो मैं फोटोग्राफी को वो सर्च करा था। हालांकि हमारे पास वो फोन वगैरह नहीं होते थे उस वक्त कि मैं बहुत ज्यादा इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर पाऊँ क्या है कैसे। तो मैंने कहा यार मुझे क्या करना है, और गांव में कोई बताने वाला भी नहीं था फोटोग्राफी और इन चीजों के बारे में। गांव में कहाँ ही कोई बताता है, वो तो सबको लगता है कि आप वो सेना वगैरह में चले जाओ या टीचर बन जाओ, ऐसा कुछ होता है। तो मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था। तो मैंने ढूंढना शुरू किया, तब तक टाइम निकल भी गया था, मई जून आ गया था। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने कोई किसी दोस्त से फोन वगैरह मांगा बड़ा वाला, मेरे पास तो छोटा फोन था। उसमें मैंने डाला कि हाँ भाई फोटोग्राफी में ने उसका मास कॉम के बारे में मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली। तो मैंने डाला उस पे कि हाँ मुझे फोटोग्राफी करनी है, कहाँ से करे। तो उसपे प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह आ गए सिर्फ फोटोग्राफी के लिए। तो उनकी फी वगैरह बहुत ज्यादा, 6 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए ऐसे थी। तो मैंने कहा भाई ये तो मुझसे होगा नहीं, अब मैं क्या करूं। और गवर्नमेंट का मुझे आइडिया मिल नहीं रहा था कुछ कि फोटोग्राफी कॉलेजेस होते हैं। तो मैंने सोचा कि फोटोग्राफी में कैसे कर सकता हूँ। तो फिर मुझे ये थोड़ा सा ये लगा कि हाँ फोटो मीडिया में भी तो फोटो जर्नलिस्ट होते हैं, अखबारों में जो वो करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मीडिया में पढ़ लेते हैं, उसी में जो फोटो जर्नलिस्ट वाला सेक्शन होगा उसी को पढ़ के फिर फोटोग्राफी आगे करेंगे। मेरा मीडिया में जाने का कुछ ऐसा था नहीं। फिर उसमें भी मैंने, अब क्योंकि लेट हो चुका था, मैंने फॉर्म वगैरह देखे कि भाई कहाँ से मीडिया में हम पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ दो ही ऐसे सरकारी कॉलेज थे जहाँ का फॉर्म बचा था। एक था गोरखपुर यूनिवर्सिटी थी, और एक माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म जो भोपाल की है, उसका नोएडा में भी कैंपस था। तो मैंने उन्हीं दोनों का फॉर्म भर दिया एक्चुअली। तो अब गोरखपुर में मैंने पेपर दे दिया। हालांकि पेपर टफ आया था, मुझे लगा कि बहुत टफ है पेपर क्या है, और मेरा तो होगा नहीं पेपर, क्योंकि उसमें मीडिया के भी बहुत सारे सवाल पूछे थे और जीके वगैरह के भी सवाल थे। तो जीके वगैरह मेरा क्या था कि पहले से ही मेरा सही है, ठीक ठाक है मतलब। तो मैंने पेपर दे दिया, लेकिन मुझे लगा मैं फेल ही होऊंगा, क्योंकि मीडिया के बच्चे तो जो आए हों उन्होंने बहुत सारे कर दिए होंगे सवाल, ये वो कर दिए होंगे। तो मेरे उसमें भी मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस रिजल्ट का। उसमें क्या हुआ कि मैंने जो है मेरा जून था, शायद 25 जून था, 25 जून को मेरा गोरखपुर वाला यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया। मैंने देखा ही नहीं, मैंने कहा फेल ही होऊंगा मैं। तो उसमें क्या हुआ कि फिर अगले उस दिन मैं सो गया, मैंने नहीं देखा रिजल्ट। फिर अगले दिन मैं उठा, उस दिन भी मैं भोर में ही उठा था, 4 4 बजे ऐसे उठा था मैं। मैंने कहा अच्छा घर पे नहीं बताता हूँ, मैं देख लेता हूँ नंबर कितने आए हैं मेरे। तो वहां पे मैंने नेट खोला, मोबाइल खोला उस वक्त, तो मैंने देखा 150 मार्क्स का हुआ था पेपर। तो उसमें मेरे 121 मार्क्स थे 150 में से। और एक और लड़के के 119 थे, 119 थे, बाकी किसी ने 100 भी क्रॉस नहीं किया था। मतलब मैंने पहला रैंक लाया था उसमें। और फिर भी मतलब और ये माखनलाल का भी हो गया। तो मेरे को माखनलाल का कुछ पता भी नहीं था, लेकिन बाद में लोगों ने बताया कि हाँ नहीं ये बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऐसा है ये वो। तो मैंने फाइनली माखनलाल में ही ले लिया, और नोएडा कैंपस मैंने सिलेक्ट किया। वहां पे भी मेरा 15 16 रैंक आ गया था माखनलाल में। लेकिन मैं भोपाल न जाके मैंने नोएडा में ले लिया कि चलो यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, फोटोग्राफी वगैरह भी कर लेंगे, और बाकी संस्थान होते हैं। तो फिर मैंने यहीं पे एडमिशन ले लिया। खैर मीडिया की भी मैंने सच में बताऊं तो मीडिया की भी पढ़ाई मैंने सिर्फ पास होने के लिए की, बाकी मैं फोटोग्राफी ही करता था। तो फिर मैंने फोटोग्राफी में ही बनाना है करियर, चलते हैं ठीक है, पास पास कर लिया। मतलब नंबर भी ठीक ठाक आ गए, मीडिया में भी 70% के आसपास मेरे आ गए थे फाइनल। फिर मैं फोटोग्राफी वगैरह करने लगा। मैंने असाइनमेंट जो फोटोग्राफी के किए वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए काम किया, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैंने काम किया। और बाकी मेरी जो मैं ट्रैवल फोटोग्राफी स्ट्रीट फोटोग्राफी वगैरह करता था, तो मेरी फोटोज वगैरह भी काफी इंटरनेशनल फोरम, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कुछ अवार्ड्स भी मिले मुझे। जैसे रसिया में कंपटीशन हुआ था, नेट जो है बीबीसी है, उन पे मेरे फोटोज भी पब्लिश होते रहते हैं। वो तो सडन अभी 2023 में, अभी मतलब पिछले साल क्या हुआ कि जैसे मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ही था वो, तो बीच में मेरा छूट गया वो प्रोजेक्ट, कुछ कारणों से मैंने वो छोड़ दिया। तो अब क्योंकि अब सीजन के बीच में आप छोड़ रहे हो, तो अब फिर से आपको काम मिलना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या हुआ कि, और छोटा मोटा काम तो मिल रहा था खैर, तो 1 2 महीने में काम मुझे नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मैंने सीजन के बीच में छोड़ा था। तो अब तो कुछ दिन तो मैंने जैसे 10 दिन 15 दिन मैंने कहा खाली बैठा हूँ क्या करूं। मैंने पता नहीं कितनी वेब सीरीज एक एक दिन में कई कई सीजन निपटा दिए, वेब सीरीज मूवी सब देख डाली। लेकिन उसके 10 15 दिन बाद फिर मेरा मन ना लगे, मैं कहूँ मुझे नहीं देख रहा मूवी, क्या करूं मैं। क्योंकि मैं जब देख के सोता था तो मेरा मन करता था मैंने आज तो कुछ किया ही नहीं, प्रोडक्टिव काम तो कुछ आज मैंने किया ही नहीं। क्योंकि काम छूटा था, थोड़ा डिप्रेशन में भी था कि आप अब फोटोग्राफी अभी नहीं करनी है, ये वाले कॉमर्शियल, और बाद में मन भी ना लगे जाने के लिए खुद से अपने जो मैं स्ट्रीट वगैरह करता था। तो फिर मैंने किताबें पढ़ने शुरू की एक्चुअली।
और वो किताबें भी मैंने मतलब फिलोसफी की जो थी, हिस्ट्री की थी, मैंने बहुत फिर किताबें पढ़नी शुरू की। मैंने करीब 1.5 महीने में करीब युवल नोआ हरारी की जितनी भी 3 सीरीज है उस पे, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, और जो भी उसकी 3 किताबें हैं, बहुत ही बढ़िया किताबें, सब कुछ एक्चुअली पढ़नी चाहिए। मैंने वो किताबें निपटा दी। मैंने दर्शन की बहुत सारी किताबें पढ़ डाली। और उसके बाद से मैंने ऋग्वेद, यहाँ तक मैंने ऋग्वेद पढ़ डाले कुछ पार्ट उसके। तो फिर अब मेरे कुछ दोस्त, मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे कुछ चैलेंज करना है, मुझे चैलेंज लेना है कुछ अपने पार्ट में। तो अब मुझे कुछ दोस्त मेरे कहते थे कि भाई नेट कर लो नेट। मैं कहा मेरे बस की नहीं है नेट, मैंने तो मीडिया की पढ़ाई पेपर पता नहीं कैसे पास कर लो, नेट वेट थोड़ी मेरे बस का है, बड़े बड़े लोग देते होंगे नेट, मुझे नहीं पता कौन कौन देता है, मेरा नहीं होने वाला। तो फिर भी मेरा पता नहीं क्या, अब एक्चुअली फिर मेरी एक दोस्त भी है, वो मेरे एकेडमिक सीनियर हैं, तो वो एक्चुअली पीएचडी कर रही हैं अभी। तो मैंने कहा यार वो लोग भी कर सकते हैं, हम भी कर ही लें, ट्राई कर देते हैं, फॉर्म वॉर्म भर देते हैं, चैलेंज दे देते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं जो होगा होगा। फिर मैंने एक्चुअली पढ़ना शुरू किया कि चलो ठीक है नेट की प्रिपरेशन करेंगे। वो भी मैंने अगस्त से पढ़ना शुरू किया। तो मैंने मतलब 3-4 महीने ही पढ़े नेट की प्रिपरेशन में। तो मैंने अगस्त से पढ़ना शुरू किया, और अब उसमें मुझे, मैंने कहा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। उन्होंने कुछ किताबें तो बताई, बट फिर उन्होंने ही बताया। मैंने कहा यार मुझे सिर्फ किताबों से तो समझ में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक में जो मॉडल्स भी होते हैं ना, मास कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स भी होते हैं, वो भी मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे याद कहाँ से रहेगा पहले का। तो बस ठीक है, पास कर लिया था उस वक्त। तो मुझे कुछ समझ में ना शुरू में आया, तो मैंने कहा भाई कहाँ से पढ़ना शुरू करें। तो उन्होंने बताया कि आप सेन एकेडमी पे सत्यम सर है, वो पढ़ाते हैं, तो वहां से आप पढ़ लो। मैंने कहा ठीक है, मैं वहां से मैं सब्सक्रिप्शन ले लो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले सब्सक्रिप्शन वब्सक्रिप्शन नहीं लूंगा, मैं पैसे वैसे खर्च नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही फ्री में पढ़ता हूँ यूट्यूब पे। जो मैंने ढूंढा, तो मैंने शुरू में तो यूट्यूब पे पढ़ना शुरू किया, और कुछ किताबें थी उसको शुरू किया। एक्चुअली वो उन्होंने कुछ किताबें सजेस्ट की थी, तो उससे मैंने पढ़ना भी शुरू किया। और यूट्यूब पे मैं वीडियो देखता था, फिर कुछ दिन मैं पढ़ा, फिर मैं बीमार हो गया, मुझे एक्चुअली बुखार है। उस 4 महीने में भी मैं 15 दिन बुखार में था, कुछ बीमारी हो गई थी, मैं पढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन मैं ना पढ़ूं तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती थी कि भाई मैं क्या करूं, कैसे पढ़ तो पा नहीं रहा। फिर मैंने गुस्से गुस्से में कहा जहां तो मेरा पैसा लगेगा, मैं पैसा सब्सक्राइब कर देता हूँ सेन एकेडमी को। वो भी तो मैंने सब्सक्राइब कर दी। फिर ये था कि फिर उसमें क्या हुआ कि वीडियो, एक्चुअली क्या था कि मेरा जो पढ़ने का शेड्यूल था वो मेरा ऐसा था कि मैं दिन भर सोता था, रात के मैं 12 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक, 7 बजे तक पढ़ता था। दिन में भी जो जगता था उसमें पढ़ लेता था। और क्योंकि हम लोग यहाँ सिर्फ दोस्त ही रहते हैं दिल्ली में, तो खुद से ही खाना बनाना वगैरह भी करना होता है। तो मैं ऐसा था कि मैं मतलब वो रात के पढ़ता था, दिन में भी जब खाली हूँ कुछ ना कुछ पढ़ लिया, और खाना बना रहा हूँ, बर्तन धो रहा हूँ, तो भी कान में लगा लिया, वीडियो जो है वो सुन रहा हूँ। मतलब दिमाग में ऐसा नहीं रहता था, जब काम करते हुए भी वीडियो सुनता था तो ऐसा नहीं था कि नहीं मैं पढ़ना है पढ़ना है, बस मस्ती के लिए हाँ सुन लिया, ठीक है जो चल रहा है याद आएगा याद आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। तो मैं उसी हिसाब से उसको पढ़ता था, और पेपर वगैरह दिए, और हो ही गया। बाकी कुछ था, नोट्स वगैरह भी बनाए से मैं एक्चुअली, लेकिन मैंने नोट्स बहुत पढ़े सेन एकेडमी के। लाइव वीडियो तो नहीं देख पाता था, रिकॉर्डेड वीडियो, जो नोट्स नहीं अगर समझ में आए तो फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियो देखता था। वाह, मेरे को लग रहा है कि ये आपके जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ मेरे लिए ही इंटरेस्ट की नहीं है, बल्कि सभी जो देख रहे हैं ना व्यूअर्स, डेफिनेटली उनके लिए इंटरेस्ट की है। लेकिन एक कहते हैं ना कि डिस्क्लेमर मैं पहले से दे देना चाहती हूँ अपने स्पेशली लर्नर्स को, वो ये कि निशांत जी ने जो एक अप्रोच अप्लाई करी, वो ये नहीं थी कि वो केयर फ्री एटीट्यूड था या लीनियंट एटीट्यूड था। वो एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर उन्होंने चीजों को ना टाइटली होल्ड नहीं किया था। उनका उनका ये मानना है कि अगर ठीक है चीजें फेवर में नहीं हो रही, तो हम गो विद द फ्लो करेंगे, ना कि हम चीजों को पकड़ के बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि मुझे चैलेंज लेना था तो मैंने सिर्फ कर लिया, या मैं पढ़ता नहीं था, या मैं मतलब उन्होंने बिल्कुल भी ये नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं बोला कि कल को कोई लर्नर बोले कि मैम इनकी अप्रोच पे तो ये नेगेटिविटी ला रहे थे। नेगेटिविटी नहीं है, वो एक सरेंडर्ड पोजीशन में अपने प्रोसेस में रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि निशांत जी को एक इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन आता था, गिल्ट आती थी अगर उनका डे प्रोडक्टिव नहीं गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप कितनी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन ले लेंगे, आपकी इंटरनल मोटिवेशन जब तक नहीं है, जब तक वो आपको नेगेटिविटी एक गिल्ट नहीं आ रही ना कि हमने कुछ किया नहीं, तब तक आप नहीं कर सकते प्रिपेयर खुद को। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं कि ये मीनिंग यहाँ से निकल के आ रहा जी, सबसे जरूरी मैम एक्चुअली क्या था, जैसे हम क्या करते हैं कि जब जैसे एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई जब करने रहते हैं तो वो ऐसे सोचते हैं, अरे यार मुझे पढ़ना है यार, अरे यार पढ़, ये होता है, मतलब आप उसको बोझ की तरह, काम की तरह लेते हो। मेरा क्या था कि अगर मैं रात के 12 से 7 6 पढ़, जो मैं पढ़ता हूँ सुबह के 6 घंटे 7 घंटे एक लगातार, तो मैं एक लगातार वो पढ़ता था, और मजे से पढ़ता था मैं।
दिन में मैं खाना बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ता, मतलब मैंने उसको काम की तरह नहीं लिया कि यार मुझे पढ़ना है। मैंने उसको सिर्फ एक एक चैलेंज होता है ना कि भाई ये काम मुझे करना है, मजा आ रहा है मुझे करने में। तो मैं जितना पढ़ जाता क्या होता था कि अगर मैंने कम पढ़ लिया तो मैं सोते हुए मुझे फिर अच्छा नहीं लगता था सोते हुए, कि भाई आज तो मैंने कम पढ़ा, आज मैंने यही किया वही किया बस। और उसमें भी है ऐसा नहीं कि आप उसको एकदम बोझ की तरह ले लो, आप एकदम परेशान हो जाओ ये किया, क्योंकि मैंने क्या था कि इंडिया जो वर्ल्ड कप भी चल रहा था, मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, तो उसमें भी क्या था कि मैं क्रिकेट भी देखता था, ऐसा नहीं कि मैं थोड़ी बहुत मैं क्रिकेट भी देखता था। लेकिन क्या था कि जो मुझे पढ़ने का टाइम है वो मैं सिर्फ पढ़ता ही था, और उसको मैं मजे के साथ पढ़ता था। अगर हम मजे के साथ पढ़े ना, तो अगर हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं उसके बजाय हम 2 घंटे भी पढ़े ना, तो वो ज्यादा हम कैच कर पाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो पढ़ाई है ना उसको भाई मजे के तौर पे लो, कि मुझे मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसा नहीं कि भाई बोझ की तरह लेना है। तो आप उसको ऐसे देखो, समझो कि मैं मजे के लिए पढ़ता था, बोझ के लिए नहीं पढ़ता था। क्वालिटी एजुकेशन वाले जो हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, ये वही है कि अब बहुत सारे लर्नर्स ये भी कहते हैं कि मैम जल्दी सुबह कैसे उठे। आपको जल्दी सुबह उठने की नीड नहीं है अगर आपका रूटीन उस तरीके का है कि आप नाइट, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं सब आजकल, नाइट आउल है हम। पहली बात तो आउल नाइट का ही होता है। पर कहने का मतलब, अगर कोई नाइट पर्सन भी है तो ये कोई मैटर नहीं कर रहा कि आप रात को पढ़ रहे हैं या सुबह। आप ये देख लीजिए कि आपके रूटीन के अकॉर्डिंग क्वालिटी स्टडी कब हो रही। जी निशांत जी, बिल्कुल। नेक्स्ट जो मुझे आपसे जानना है, जो लर्नर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके नोट्स, आपने बताया कि आप रेफर करते थे चाहे वो सर के बने हुए थे, पर नोट्स हुए, रिवीजन आपने करी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने लगाए, इन सबको कंबाइंड अगर आप उठाएं और इसकी इंपॉर्टेंस बताएं कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने जरूरी है ये। जी, तो एक्चुअली क्या है कि पहली चीज ये कि मैं नोट्स को दो तरह से रखता था। एक्चुअली पहली तो जो सर के नोट्स थे वो तो भाई मुझे पढ़ने थे, तो मैं पढ़ता रहता था दिन भर उसको, मतलब जब भी, मतलब एक रूटीन था मेरा। लेकिन जो मैं अपना नोट्स बनाता था वो मैं क्या कहता हूँ, जो मैं पीवाईक्यू लगाता था, मेरा पीवाईक्यू लगाने का तरीका एक दूसरा था। मेरा ऐसा था कि मैं जो पीवाईक्यू सॉल्व करता था, तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर उठाए, उसमें के जो ऑप्शन है उसको मैंने एनालाइज किया, तो मैं सारे ऑप्शंस को भी पढ़ता था और उस क्वेश्चन को देखता था ये कितना डेप्थ में है और इससे और क्वेश्चन क्या बन पाएंगे। लेकिन उसके साथ क्या था कि मैं उसका आंसर नहीं देखता था कि इसका आंसर क्या रहा बाद में। मैंने सिर्फ क्या किया कि मैंने सिर्फ क्वेश्चंस उठाए, उसके जो जितने भी ऑप्शंस है उनको भी एनालाइज किया, उनको भी पढ़ा, और सिर्फ मैंने इतना ही किया कि उसको पढ़ के छोड़ दिया, मैंने उसका आंसर अभी नहीं जान लिया। फिर मैं बार बार ये चीजें करता था, बार बार पीवाईक्यूज को लगाता था, फिर मैं उसको देखता था कि भाई इसमें से ये मुझे आ रहा है, 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 उतना मैंने कर लिया। फिर वापस से फिर मैं पढ़ाई करता था। तो जो मैंने आंसर देखना शुरू किया कि भाई मेरा ए का ये इसका चौथा होगा, इसका तीसरा होगा, वो उसका, मैंने बहुत बाद में किया, जब मैंने काफी पढ़ाई कर ली तब मैंने सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं, जो उसके ऑप्शन है उनको एक्सप्लोर किया। वो एक्सप्लोर भी कैसे, कि सर के नोट्स में जो मिलता था उसको तो मैं पढ़ता ही था, साथ साथ गूगल पे एक्सप्लोर किया, किताबों में एक्सप्लोर किया। अब जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो ये आ गया है, तो मैं उसमें देखता था कि इसमें और क्या आ सकता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जामिनर और क्या पूछ सकता है। और दूसरा जो मैं सॉल्व भी करता था ना, तो हम एक बात बहुत अच्छे से हमें समझनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं उसमें जो, और उसके जो ऑप्शंस होते हैं, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ो, अपने दिमाग को लगाओ, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है ना, अब बहुत ही फैक्चुअल है कि भाई ये 1960 में 61 62 63 दे दिया, तो वो अलग बात है। लेकिन थोड़ा भी अगर समझने का है तो 50% सॉल्व तो वहीं कर लेंगे बिना पढ़े। क्योंकि मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एक्चुअली क्या है, अगर वो फैक्चुअल नहीं, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, तो वो क्या है, जो हम, मास कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें सारे सब्जेक्ट आता है। भाई मीडिया क्या करती है, मीडिया तो सारा कुछ जो भी घटनाएं हमारी घट रही है ना उन्हीं को दिखाती है वो। तो इसका मतलब हमें सब कुछ पढ़ना है, जो हम मॉडल्स भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी आप देखोगे ना, सारा ज्यादातर तो सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, उन्हीं सबसे मॉडल निकल निकल के आए हैं, फिर वो मास कॉम में बन गए, मीडिया में बन गए। तो क्या है, वो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। और बाकी जो आप अखबार वगैरह जो पढ़ रहे हो, आधे तो आपके वहीं से निकल आएंगे सब कुछ। अब जैसे इस बार ऑस्कर पे बहुत सारे सवाल आए हुए थे, ऑस्कर को हमें पढ़ने की जरूरत थोड़ी थी, हमने अखबार पढ़ रखा है। तो आप करंट अफेयर से भी अवेयर हो, अखबार वगैरह को पढ़ो, और जो सवाल है ना उनको बहुत अच्छे से देखो, और जो उसके जो ऑप्शंस हैं उसको एलिमिनेट करो, और अपने तर्क शक्ति से भी एलिमिनेट कर सकते हो, अगर बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं है तो हमें सिर्फ रटने और ज्यादा उससे, हमें इस चीज को लेना चाहिए ना। जैसे हम सोचते हैं कि मास कॉम का ऐसा, हम नहीं, हाँ ये ऐसा अलग है कि ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, मान लिया, लेकिन ये उस तरह से है कि आप अपने तर्क से इसको सॉल्व कर सकते हो, अपने सोच से इसको सॉल्व करते हो, अपने करंट अफेयर, अपने जो आसपास के जो नॉलेज है, जो आप हमेशा रोज इकट्ठा डेली लाइफ में कर रहे हो, उससे आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो ये था। और नोट्स जो है, नोट्स तो मैंने सर के बहुत ज्यादा नोट्स पढ़े, और अपने नोट्स में उसी पीवाईक्यू को सॉल्व करता था, जो पढ़ता था उसको एक्सप्लोर करता था, उसके हिसाब से अपने अलग नोट्स बनाता। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। पर्सनली अगर मैं, मतलब
अपना व्यू पॉइंट इसमें ऐड ऑन करूँ ना, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। हम भी सभी लर्नर्स को यही सजेस्ट करते हैं कि पीवाईक्यूज को एग्जाम होने से पहले आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करेंगे, ये हमें पता है, आपको भी पता है। लेकिन हर लर्नर को ये बात पता होते हुए इस बात पे ध्यान देना है कि हर बार उस क्वेश्चन को आप वर्ड टू वर्ड ही पढ़ें, उसके सारे ऑप्शंस आप वर्ड टू वर्ड पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में आप उसी तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हैं। हमें खुद के ब्रेन को चैनलाइज करना है कि हम वो नहीं कि एक क्वेश्चन आया और उसका वन ऑप्शन हर बार लगा दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमें सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे निशांत जी ने आप लोगों के लिए रखा है वो यही कि आपको सारे ऑप्शंस एनालाइज करने हैं, क्योंकि बहुत बार चार ऑप्शन से तो वो चार अलग टॉपिक्स भी होते हैं, तो वहीं से आपका कंटेंट सॉल्व हो जाएगा। और मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ये वाली जो अप्रोच है क्वेश्चंस एनालिसिस की, पीवाईक्यू एनालिसिस की अप्रोच है, इसने आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ दिलाया। ये मुझे पर्सनली लग रहा है, क्योंकि ये जी जी। हम एज अ लर्नर हमने इस चीज को प्रैक्टिस किया है, और हम सबको ये सजेस्ट भी करते हैं कि आप ये प्रैक्टिस पीवाईक्यू में जरूर रखें। हाँ, एक्चुअली मैम क्या होता है, मैंने देखा है मोस्टली लोगों को कि क्या करते हैं, वो जो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं वो आंसर पहले से ही पढ़ लिया एक बारी। अब भाई अगर आपने एक बार भी वो आंसर देख लिया तो आज के अगर एक महीने बाद जब उसको सॉल्व करने चलोगे ना तो वो आंसर आपको दिखेगा तो आप टिक लगा देते हो। तो आपके सवाल क्या है, पहले से ही सॉल्व करने लग जाते हो, आप खुश हो जाते हो भाई मैं तो 70-80 निकाल दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप पीवाईक्यू जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार सॉल्व करो तो आंसर आप मत देखो, आप सिर्फ वो क्वेश्चन देखो, उसके जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करो। उसको एक्सप्लोर करने से हमें ये पता चलेगा कि भाई हमारे सवाल कहाँ से आ रहे हैं। आपको आंसर से मतलब नहीं, क्योंकि भाई वही सवाल तो आएगा नहीं फिर से, लेकिन उस एग्जैक्टली। टॉपिक से जुड़ा हमें पता चल जाएगा। अगर इसको एक्सप्लोर करेंगे तो हम सिर्फ उसी आंसर को पढ़ लेंगे तो बस उतना ही जानकर रह जाएंगे और वो फिर आने वाला नहीं है। इक्का दुक्का आ जाते हैं, बात अलग है, लेकिन हम जब तक उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे बिना आंसर को जाने बार बार, हाँ आप चार बार पांच बार उसको पढ़ लिए, फिर आप उसको सॉल्व करने लग जाओ, फिर देखो कि भाई मैंने जितना पढ़ाई की है उसमें से ये सवाल मेरे निकल रहे हैं। हाँ इस बार 50 निकले, अगली बार 60 निकले, सिर्फ इतना देख लो सही है कि नहीं है। और नहीं, अगर सही नहीं है तो आप उसका आंसर मत देखो कि इसका अभी क्या है। जब आपने पढ़ाई कर ली, थोड़ा रिवीजन बढ़िया से कर लिया, फिर आप देखना शुरू करो। एनालिसिस अप्रोच प्लस ये बात भी मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि निशांत जी ने अभी आप लोगों के लिए ये बात सामने रखी कि हमारा सब्जेक्ट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ऐसा सब्जेक्ट है, पहली बात तो इसके अंदर करंट अफेयर्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, जनरल के नॉलेज के बहुत ज्यादा नहीं आते। जो आते हैं वो मीडिया स्पेसिफिक लिमिटेड आ रहे हैं, और उसके लिए आपको ना अलग से रटने की नीड नहीं होती कि आप बाद में जाके 4 महीने पहले के आप न्यूज़पेपर्स उठाएंगे या इवेंट्स रीड करेंगे। बेस्ट ये होता है कि आप फर्स्ट हैंड न्यूज पढ़ते जाइए, और जो चीजें फर्स्ट हैंड आपके जी माइंड में बिल्कुल। रिटेन होती है वो फिर ऑटोमेटिक आपको रिकॉल हो जाता है। अगर आपको अभी पता लगा कि एक्स वाई की फिल्म ने अवार्ड जीत लिया, तो वो आपने न्यूज में देख लिया। रामलला का इवेंट रिसेंटली अभी कल हुआ है, रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब उस इवेंट को अगर आपने देखा है, न्यूज़पेपर अगर आज आपने पढ़ लिया, आपको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर उसमें से कुछ पूछ लिया गया तो हमें क्या उसमें याद करना है। अगर वो जी फर्स्ट हैंड बिल्कुल। हमने पढ़ा है तब वो हमें हेल्प कर। और लास्ट में मुझे आपसे ये जानना है निशांत जी कि आप लर्नर्स के लिए कुछ ऐसे मैसेजेस रख दीजिए, कुछ पॉइंट्स रख दीजिए जो वो अपनी जर्नी में रेफर कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, मैं पहली बात तो ये, जैसे मैंने पहले ही ये कह चुका हूँ कि जब आप पढ़ाई करना शुरू करो तो पहले तो बोझ की तरह उसे मत लो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप जैसे कि अब सर के जो वीडियो, जो सेन एकेडमी के वीडियोस हैं, नोट्स हैं, उनको आप पढ़ो, लेकिन उसकी डेप्थ को भी समझो। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि उस नोट्स में क्या कुछ मिसिंग है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी नोट्स देगा या कोई भी पढ़ाता है तो 100% आपको नहीं पढ़ा सकता, दुनिया का कोई भी हो। तो आप उस चीज को भी एक्सप्लोर करो, करना शुरू कर दो कि भाई अगर इस नोट्स में ऐसा कुछ है, तो अगर कुछ मिसिंग है तो उसको भी मैं पढ़ लूं, और बाकी नोट्स में भी बहुत कुछ है, अगर आप पढ़ लोगे तो आराम से आपका बहुत कुछ कवर हो सकता है। दूसरा, जो अलग अलग किताबें हैं, सर के भी वीडियोस आप देख लोगे तो उसमें बहुत सारी किताबें, वही किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, तो वही किताबें आप भी पढ़ लोगे। और मैं बता भी दूंगा, आप मैम वैसे भी लिंक वगैरह में डाल देंगे, सर ने बता रखी वही किताबें, उससे अलग कुछ किताबें नहीं है ज्यादा। तो उन किताबों में भी आप ये पढ़ना, ये सीख लो कि मुझे क्या पढ़ना है एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है आप नेट के लेवल पे आप सारी किताब, से डोमिनिक की किताब है, आप उसको पूरा नहीं पढ़ सकते हो नेट के लेवल। अगर आप पढ़ने जाओगे तो आप टाइम अपना बर्बाद करोगे नेट की प्रिपरेशन के लिए, आगे के लिए तो काम आएगा वो। तो आप उसमें आप पढ़ो कि आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस को पहले एनालाइज करो, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई आपको क्या पढ़ना है उस किताब में। उसमें क्या करो कि आप उसमें हाईलाइट करते चले जाओ किताबों में भी, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे तो सिर्फ हाईलाइट्स को ही आपको देखते निकल जाना है, ऐसा नहीं है कि आपको फिर से वापस पूरी किताब पढ़नी है। और दूसरा, जो पीवाईक्यू को जैसे मैंने बोला एनालाइज को, और जब एग्जाम में एक्चुअली बैठो ना, तो एग्जाम में भी वही अप्रोच रखो आपके अंदर। वो जैसे मेरा इस बार क्या हुआ था एग्जाम में, हमारे 1 घंटा लेट पेपर शुरू हुआ था।
तो कितने लोग उसमें पैनिक थे, ऐसा थे, मतलब पैनिक तो मैं भी था, लेकिन मैं बैठे गाना गा रहा था वहां अपने दिमाग को शांत करने के लिए। मतलब ज्यादा उस तरह से मत सोचो, क्योंकि क्या था कि हम पहले से अपने दिमाग को ट्रेन करके रखते हैं कि भाई 3 बजे से पेपर शुरू होना है, 2 बजे से पेपर शुरू होना है, लेकिन जब 2 के बाद चला जाता है तो हमारा दिमाग जो था वो उस तरह से लड़ने लगा, तभी से पेपर वो सॉल्व करने लगता है दिमाग में, भले पेपर हमारे सामने ना हो, लड़ने लगता। तो अपने दिमाग को शांत करो, पानी वगैरह भी पीते रहना है पेपर में हमें। लेकिन उससे पहले जो तैयारी हमारी है उसको आप नोट्स वगैरह खुद के भी बनाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ सर के ही नोट पे डिपेंड हो, क्योंकि आप नोट्स जो बनाते हो तो क्या हो, दिमाग में आप याद करते चले जाते हो, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि वही ऑप्शन जो आपको बाद में दिखते हैं ना वो झट से याद आ जाते हैं आपको। तो सर के नोट्स को पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ, जितने आप एक्सप्लोर कर सकते हो पढ़ो, और सबसे जरूरी बात कि आप मल्टीपल रिवीजन करो। भले थोड़ा कम पढ़ लो लेकिन मल्टीपल रिवीजन करो। कोशिश ये करो कि जितना आप टच कर सकते हो टॉपिक को टच कर जाओ, क्योंकि अगर एक बार टच कर गए और आपने अगर बढ़िया से एनालाइज किया उस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में, तो आप उसका भी सही उत्तर दोगे। क्योंकि इस बार क्या हुआ कि मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन, भाई सबको सारे क्वेश्चन आते नहीं, मेरे करीब 66 क्वेश्चन सही हुए हैं इस बार पेपर 2 में। तो उसमें क्या करो कि आप जो कई क्वेश्चन रहते हो आप एनालाइज के ही दम पे उसको सही करते हो। तो आप जो टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक को टच तो जरूर कर डालो, लेकिन जो आपका मजबूत पक्ष है उसको मल्टीपल रिवीजन कर डालो। तो ऐसे होगा कि जो आपको आ रहा है वो तो आप पक्का करोगे पेपर में, और जो नहीं आ रहा है उसको अपने तर्क के आधार पर, क्योंकि आपने एक बार उस टॉपिक को पढ़ा है, उसको समझा है, वहां पे भी आप कर डालो। बाकी तो सर हैं उनसे, वो तो सब कुछ बताते ही हैं आपको। आपकी इस वीडियो से बहुत ज्यादा इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन सामने निकल के आई है, ना सिर्फ आपकी जर्नी के बारे में निशांत जी, बल्कि आपका अपना जो फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस है। और मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि निशांत जी की जर्नी आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाली है। सारे पॉइंट्स इन्होंने कवर करे हैं। पेपर कंसेप्चुअल आता है, आप कंसेप्ट को पहले, मतलब पेपर कंसेप्चुअल आता है, मतलब निशांत जी ने ये बात सामने रखी है कि पेपर में आप कंसेप्ट अपने क्लियर कर लीजिए, अपने करंट अफेयर्स को किस तरीके से आपने करना है, पेपर की क्या अप्रोच रखनी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब चीजों के साथ आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, खुद को काम रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप सिर्फ वीडियो को देखिए नहीं, बल्कि ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए अपने पास, और फिर अपनी जर्नी में से अप्लाई करिए। एंड आई रियली होप कि ये जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं और अपकमिंग हमारे जितने भी बैचेस के लर्नर्स आने वाले हैं, ये वीडियो, ये सक्सेस स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द इंसाइटफुल है। मैं जी। सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहूंगा इसमें, कि जैसे हम सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया वो कुछ अलग है, या कुछ अलग हो सकता है मेरा भी नहीं निकलता। एक्चुअली क्या होता है कि हम ये ना सोचे कि मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं निकला तो हम क्या है कि मोरल अपना डाउन, क्योंकि मेरे साथ भी ये दिक्कत है कई बार, क्योंकि वो तो मेरे साथ ऐसे दोस्त रहे हैं जिन्होंने मेरा मोरल गिरने नहीं दिया। तो ये मेरे साथ अच्छा था, तो आप भी अपने मोरल को गिरने ना दीजिए। एक्चुअली क्या था, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है, लेकिन उसमें क्या है कि भाई आपकी मेहनत भी, उसमें थोड़ा बहुत संयोग भी काम कर जाता है। तो हम सभी जो मेहनत करते हैं हम सभी बराबर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ किसी का दिमाग एकदम एलियन टाइप है, मंगल ग्रह से वो पढ़ के आया है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो नॉर्मल ये हम सभी मेहनत करते हैं, आप लोग भी मेहनत करो, बस इतना, ये थोड़ा संयोग किसी का काम कर जाता है तो उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। बाकी सभी के दिमाग बराबर मेहनत करते हो, कभी ना कभी तो सबका होना ही है। अब नेक्स्ट नंबर स्क्रीन पे जून 2024 बैच के लिए मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म सब्जेक्ट की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। इस सब्जेक्ट के लिए निशांत जी की जगह नेक्स्ट नंबर डेफिनेटली आपका है। ये मैं भी चाहती हूँ, ये निशांत जी भी चाहते हैं, और ये पूरी सीन बिल्कुल। अकेडमी ऑफ मीडिया की टीम चाहती है कि आप लोग नेक्स्ट स्क्रीन पर आए और अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें कि आपने किस किस के कौन से पॉइंट्स रेफर करे हैं और कैसे अपनी प्रिपरेशन करी है। एंड अपनी नॉलेज से अब आप शेयर करें कि नेक्स्ट जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले, अब आप और लर्नर्स की हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच निशांत जी। आई थैंक यू, होप थैंक यू। कि आपको भी इस वीडियो में बहुत ज्यादा अपनी जर्नी को शेयर करने में उतना ही इंटरेस्ट आया होगा जितना कि हम सभी को, मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी आया है सुनने में। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम।